आज हम लोग इसी चैप्टर का, पिछली क्लास में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कर लिया था और उसके न्यूमेरिकल की हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। अब हम उसी के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो और प्रैक्टिकल यूजेज क्या है उस पर देखते हैं कि इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ व्हिच कीप अर्थ इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। दो हेवनली बॉडी हैं, उनके बीच में दो हेवनली बॉडी है सन और अर्थ, तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो दोनों को क्या करती है, अपने और ये अपने ऑर्बिट पे फिक्स रखती है, जिससे कि वो पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा है द टाइड इन द सी फॉर्म बाय द राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर लेवल इन द सी आर द ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is moon and sun exert the on the surface of sea water। मून और सन के जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स होते हैं ऑन द सी वाटर, उस पे क्या करते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। समुद्र में जो टाइड आती है तो वो ड्यू टू क्या होती है, सन और मून के अट्रैक्शन के कारण आती है। इसलिए टाइड का टाइम जो होता है वो करीब करीब दोपहर का होता है। उस टाइम पे क्या होती है कि एक्सिस पर अर्थ अर्थ सरफेस और सन या मून के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है। तो अगर डिस्टेंस मिनिमम होती है, मिनिमम होती है तो जहां पे डिस्टेंस मिनिमम होगा वहां अट्रैक्शन क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, पहले समझो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड द गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, न्यूटन थर्ड लॉ करता है कि उसमें अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तीसरा है कि इफ द स्टोन एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ then why do not see the rise toward the stone, अर्थ rise toward the stone। आपने देखा होगा कि अर्थ जितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स से अर्थ को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ऑब्जेक्ट उतनी ही फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। कि ग्रेविटी अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो अर्थ ही से अपनी तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम ऑलवेज क्या देखते हैं कि स्टोन जो है अर्थ पे फॉलो डाउन होता है, कभी भी अर्थ स्टोन की तरफ नहीं जाता, ड्यू टू मास, ड्यू टू मास, ड्यू टू लार्ज मास ऑफ द अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ स्टोन। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। जितना मास अधिक होगा उसका अर्थ का मास क्या होता है, वेरी वेरी हाई होता है विथ रेस्पेक्ट टू स्टोन। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, वेरी वेरी लेस होगा विथ रेस्पेक्ट टू स्टोन। सो द स्टोन ऑलवेज एक्सीलरेट टुवर्ड द अर्थ, अर्थ नेवर एक्सीलरेट टुवर्ड द स्टोन। स्टोन जो है हमेशा अर्थ की तरफ आता है, अर्थ कभी भी स्टोन की तरफ नहीं जाता, क्योंकि मास जो होती है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ स्टोन के रेस्पेक्ट में बहुत अधिक है। और हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसके कारण स्टोन का एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है और अर्थ का एक्सीलरेशन क्या होता है, मिनिमम होता है। सो स्टोन ऑलवेज फॉल टुवर्ड द अर्थ, अर्थ नेवर गो टुवर्ड द टुवर्ड द स्टोन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होती है, फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से हम फॉल करते हैं टुवर्ड द अर्थ विदाउट एनी अदर फोर्स, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, अदर देन नो अदर फोर्स एक्ट ऑन इट, आर कॉल्ड द फ्री फॉलिंग बॉडी। किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कर रहे हैं जिस पर कोई दूसरा फोर्स ना लग रहा हो, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। आया समझ में, यही लिखा हुआ है, द फॉलिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम द हाइट टुवर्ड द अर्थ
under gravitational force, no other force act on it, is called the free falling body. The acceleration of the object falling free toward the earth does not depend upon the mass. और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही होती है तो उसका एक्सीलरेशन मास पर डिपेंड नहीं था। और जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होती है टुवर्ड द अर्थ, उसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी करते क्या कहते हैं? स्मॉल जी कहते हैं। When the free falling body, a uniform acceleration is produced it by the gravitational pull of earth. This acceleration is called the acceleration due to gravity. जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्री फॉलिंग कर रही होती है तो दे आर एक्सीलरेट टुवर्ड द अर्थ, and that acceleration is called the acceleration due to gravity, denoted by g, and their universal value is 9.8 meter per second square, or sometime we take 10 meter per second square, both are same, ठीक है। When the body drop free falling with the acceleration 9.8 and when the body throw vertically upward, the under the gravity the retardation is 9.8 meter per second. एंड कैलकुलेट कैसे करेंगे हम जी की वैल्यू? तो उसी फॉर्मूला से F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट की मास m है और मास ऑफ अर्थ कितना है? कैपिटल M, और रेडियस कितना है? r है। तो उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा? F इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। यही होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ in Newton law of gravitation, F equal to G into m upon r square. This force exerted by the earth produce the acceleration toward the downward. Then normal force का फॉर्मूला क्या होगा? F into m. both इक्वेशन में LHS दोनों का क्या है? इक्वल है, तो दोनों का RHS क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। M और M विल बी कैंसल, तो A इक्वल टू कितना हो गया? कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर। ए इक्वल टू कितना हो गया? कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर। और जी की वैल्यू कितनी हो गई? कैपिटल जी, कैपिटल एम एंड आर। और ए को क्या कहते हैं? जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर जी जो है ऑब्जेक्ट की मास नहीं इंक्लूड है, कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है। तो ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो ऑलवेज कितना होगा? 9.8 होगा, बिकॉज द एक्सप्रेशन ऑफ जी इज फ्री फ्रॉम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया, जी की वैल्यू हो गई इतना 6.7 इंटू 10 पर पावर -11, मास ऑफ अर्थ हो गया 6.4 इंटू 10 पर पावर 4, और रेडियस कितना हो गया? 6 इंटू 10 पर पावर 6 स्क्वायर। इन पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो दैट वैल्यू इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होती एट ऑल प्लेस, अलग अलग प्लेस पर इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। इसका वैल्यू जो होता है एट द पोल ऑफ अर्थ, रेडियस बिकम मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम। पोल पर क्या होता है? मैक्सिमम होते हैं। एट द इक्वेटर अर्थ रेडियस बिकम मैक्सिमम, देन वैल्यू ऑफ जी विल बी मिनिमम। जैसे जैसे हम इसके मास चेंज होते हैं, एज वी गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज एंड द हेंस द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज, एंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज द 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। पोल पर ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर मिनिमम होता है, सरफेस पर जैसे जैसे जाते हैं वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। और मून पर जो जी की वैल्यू होती है, अर्थ की वैल्यू का क्या होता है? अर्थ के वैल्यू का 1/6 होता है।